बहुत खतरनाक है साहब। मैं तो पार्लियामेंट का कल सीन देख रहा था, और अगर इनकी मोहब्बत की दुकान इसी अंदाज में चलती रही संसद के अंदर, तो साहब हम संसद में मारपीट देखेंगे। देखिए, पहली बात तो आप पंजाब की स्थिति समझ लें। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा से ज्यादा खालिस्तानियों का समर्थन कर पाएगा। कितनी शर्मनाक बात है साहब। इन खालिस्तानियों, चरणजीत सिंह चन्नी आपके मुख्यमंत्री आके संसद में कहते हैं अमृतपाल सिंह को छोड़ दो, अमृतपाल सिंह को बुलाओ, वो जननेता है। वो अमृतपाल सिंह जो खुलेआम खालिस्तान मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। वैसे तो हम अखिलेश यादव को लेकर के कई मुद्दों पर इधर चर्चा करते रहते हैं, कुछ कुछ टिप्पणियां भी करते रहते हैं अपने प्रोग्राम्स में, और इसको लेकर के भी कि ये जो कांग्रेस की बगल में घुस गए हैं, ये इनको राजनीतिक तौर पर कितना नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राजीव गांधी से समर्थन भी लिया 90 के दशक में, लेकिन इसके बावजूद वो कभी कांग्रेस की उस तरह बगल में घुसे हुए दिखाई नहीं दिए प्रत्यक्ष तौर पर। यानी मेरे कहने का आशय ये है कि लोकसभा में जो दीर्घाएं, जो बेंचें कांग्रेस के लिए तय रही हैं, वहां आकर के मुलायम सिंह यादव कभी नहीं बैठे। उन्होंने हमेशा एक दिशा रखी, दूरी रखी, और विचारों के स्तर पर भी कभी-कभी वो कांग्रेस से दूरी बनाते हुए दिखाई देते थे, और कांग्रेस की आलोचना करने से भी चूकते नहीं थे। लेकिन इधर अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही तारतम्य के साथ और राहुल गांधी की छत्र छाया में, और अपने साथ फैजाबाद के सांसद को भी बैठा करके पता नहीं मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, और जो संभावित नुकसान हैं उसके प्रति अवेयर भी हैं या नहीं हैं, इसको लेकर के तो अब उनकी राजनीतिक समझबूझ पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव गजब की आक्रामकता ओढ़े हुए हैं। कभी केशव मौर्य को मानसून ऑफर देते हैं, 100 ले आओ, सरकार बना लो। कभी कहते हैं कि साहब ये दिल्ली की वाईफाई के पासवर्ड हैं। कभी और दूसरे बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर से जो थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के या सेंट्रल लीडरशिप को लेकर के, उसमें भी वो चटखारे ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनके इस ट्वीट ने। इस ट्वीट में आपको फूलन देवी दिखाई दे रही है एक साइकिल के साथ, और इसमें उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय की प्रतीक पूर्व सापा सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। तो इस मसले को थोड़ा समझ लेते हैं, सीधा जुड़ते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ, और वही इसको डिकोड करेंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आपने भी इस पर कल ट्वीट किया था, फूलन देवी पर, जो न्याय की देवी, सामाजिक न्याय की देवी अखिलेश यादव को दिखाई दे रही हैं। फूलन देवी के कई रूप हैं साहब, और आज की पीढ़ी हो सकता है कि उससे अपरिचित हो, पर हमारी आपकी पीढ़ी तो अच्छी तरीके से परिचित है कि फूलन देवी एक नामी डकैत थी, और किस तरीके से ठाकुरों को लाइन में लगा करके उन्होंने गोलियों से भून डाला था। उसके बाद बरसों तक जेल में भी रही, और अर्जुन सिंह की सरपरस्ती में किस तरीके से फिर उनका सामाजिक जीवन शुरू हुआ। उनके गिरोह ने हथियार डाले, और फिर वो समाजवादी पार्टी की मेहरबानी से माननीय सांसद भी बनी। ये अलग बात है कि उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अचानक अखिलेश यादव को फूलन देवी की याद क्यों आई साहब?
तो देखिए साहब, मैंने कल इस पे एक ट्वीट भी किया था और मैंने इस पे बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया था अपने चैनल घूमता है ना पे। और मेरा अपना मानना है कि साहब, देखिए, जो ये अखिलेश यादव हैं, इनको एक बात मालूम है कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें इनको जो क्षत्रियों का थोड़ा बहुत साथ कोलिशन को मिला है लोकसभा में, उन्हें मालूम है कि विधानसभा में क्षत्रिय इनके साथ जाने वाले हैं नहीं। फूलन देवी जिस बात के लिए जानी जाती हैं, वो इसलिए जानी जाती है कि उन्होंने बेहमई में 1981 में 20 ठाकुरों को खड़ा करके एक साथ गोली मार दी थी। तो अब ऐसे में जब ये न्याय की देवी बदना के इसको ट्वीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सामने से रिएक्शन आ रहा है। कुछ छतरी हैंडल जो है शेर सिंह राणा की फोटो ट्वीट कर रहे हैं। शेर सिंह राणा वो शख्स है जिसने फूलन देवी की हत्या की थी। तो अब वो एक सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ गई है। अच्छा, उनको अपना कैलकुलेशन एकदम क्लियर है अखिलेश का। जब फूलन देवी मल्लाह समाज से आती थी, तो मल्लाह को सिर्फ मल्लाह ना समझे। देखिए, मेरे पास है निषाद, बिंद, कश्यप, मांझी, गोंड, नोनिया, केवट, मल्लाह, ये सब मल्लाह। और इनकी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में 18% है ओंकार जी। 18% बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। यादव केवल 6% है, मुसलमान 16-17% है। यानी कि दलितों की 20% जनसंख्या के बाद नंबर 2 का ये ग्रुप है। अखिलेश यादव इसको टारगेट कर रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं कि साहब ये हमारे साथ आ जाएंगे और क्षत्रियों के रिवोल्ट में, क्षत्रियों के विरोध में हमारे साथ आ जाएंगे। इसलिए वो बाकायदा दोनों समाजों में एक तरह से संघर्ष करा रहे हैं। अब ये वोट के लिए, मतलब ये थोड़ा सा मुझे अजीब सी लगी ये राजनीति, पर लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की राजनीति। अगले पिछड़ों को लड़ाया जा रहा है, अगले दलितों को लड़ाया जा रहा है, दलितों में जाटव और नॉन जाटव को लड़ाया जा रहा है, तमाम तरह के झगड़े आप हो ही रहे हैं। तो चले ठीक है। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव फूलन देवी को लेकर उनको सामाजिक न्याय की देवी बताते हैं। देखिए, फूलन देवी से मैंने उनको 2 इंटरव्यूज किए थे यूपी भवन में। हम लोग दिल्ली में साथ साथ रुके थे और मेरे बगल वाले कमरे में मैंने 2 इंटरव्यू किए। और तब तक वो भाई सांसद हो गई थी 2 बार की, तो बहुत उनमें बदलाव भी आ गया था। मैं मानता हूँ फूलन देवी के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन लाला राम और श्री राम सिंह ने जो उनपे अत्याचार किए और जिनको उन्होंने मारा, उन्होंने उन पे अत्याचार नहीं किया थे ना। उन्होंने पलट के उन लोगों को मारा जो एकदम बेगुनाह थे। और बाद में उसके बाद लोग बेमई कांड जानते हैं। जो लोग नहीं जानते कि बेमई कांड के 6 महीने के अंदर लाला सिंह और श्रीराम सिंह ने एक गांव में जाके 1.5 दर्जन मल्लाहों को गोली मार दी थी। तो ये बिहार का जो ये जंगल राज था कि साहब सबकी अपनी अपनी सेनाएं थी। भूमियारों की अपनी सेना थी, दलितों की अपनी सेना थी, पिछड़ों की अपनी सेना थी, तो रणवीर सेना, तो सैटेलाइट सेना, और कैसा ओंकार जी आपने तो देखा ही है कि किस तरह की बंगाल में, जिस तरह सॉरी बिहार में जंगल राज हुआ। जी तो ये हाँ। उसी तरफ प्रदेश को ले जाने की बात है। और ये थोड़ा दुखद है, जिसे कहना चाहिए अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अखिलेश यादव 2027 के लिए गोटियां बिछा रहे। लेकिन साहब, जैसा आपने जिक्र किया है बिहार का, ये जातीय राजनीति कहाँ लेकर के जाएगी हमारी पूरी राजनीति को भी, हमारे समाज को भी, और ओवरऑल देखें तो देश को भी। ये जातियों से हम लोग निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? ये जो घृणा फैलाई जाती है, कभी फूलन का नाम लेकर के, कभी किन्हीं दूसरे जातियों के नेताओं या जो उनके प्रतीक हुए हैं उनके नाम लेकर के, ये तो कोई डेस्टिनेशन तो हमें नहीं दिखाई दे रही है कि हम एक तरफ तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इन जातियों के मकड़ जाल में ही उलझे हुए हैं। देखिए साहब, बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हैं कि फूलन देवी बलात्कार की शिकार है, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के सर्वोच्च नेता बलात्कारियों के लिए कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। फूलन देवी के ऊपर 48 मुकदमे हत्या, डकैती, लूट के थे। ये सारे मुकदमे मुलायम सिंह ने, चूंकि ये सारे क्राइम्स उन्होंने उत्तर प्रदेश में किए थे, तो सारे मुकदमे मुलायम सिंह वापस ले लेते हैं, उनको संसद में भेज देते हैं। मिर्जापुर से वो चुनाव लड़ती हैं, जहां से अभी अनुप्रिया पटेल लड़के आई हैं। तो वहां चुनाव लड़ती हैं, 3 लाख वोट पाती हैं, 30,000 वोटों से जीत जाती हैं।
अगला चुनाव हारती है 97, 98, 98 में, 99 फिर जीत जाती हैं, तो 2 बार वो सांसद रही। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है साहब कि देश कहाँ जा रहा है? अगर आपकी सीटें आ रही हैं, अगर आप मुख्यमंत्री हो जा रहे हैं, तो मुझे तो इसका किसी को ऊपर फर्क पड़ता नजर आया नहीं। तो विरोधाभास है, डेफिनेटली विरोधाभास है, और हर बात में विरोधाभास है। अभी आप कह रहे थे अखिलेश यादव की कांग्रेस के साथ नजदीकियों की बात कर रहे थे, मैं आप सुन रहा था। कांग्रेस कहती है कि साहब बिहार को कुछ नहीं दिया, लालू कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, अखिलेश यादव कहते हैं बिहार को सब कुछ दे दिया, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। तो ये विरोधाभास तो आपको यहां भी नजर आ जाएगा। कर्नाटक में 15 महीनों में 1200 किसान आत्महत्या कर लेते, 1182। राहुल गांधी उनसे बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो संसद के अंदर, अच्छा संसद के अंदर राहुल गांधी को नेता विपक्ष होने के कारण एक कमरा मिल गया है, स्टाफ मिल गया है, सारी सहूलियतें मिल गई हैं, तो उन्होंने संसद के अंदर किसानों को बुला लिया, आंदोलनकारी जिनको आंदोलनजीवी प्रधानमंत्री ने कहा था, जो दिन रात के पंजाब से आके आंदोलन करते रहते हैं, कभी अभी आज अब वो कह रहे हैं कि वो जो 3 नए कानून बने हैं उनके खिलाफ आंदोलन, कभी अरुंधति राय के नाम, कभी किसी नाम पे आंदोलन, उनको बुला के संसद के अंदर उनका जमावाड़ा लगवा रहे हैं। वो जो खालिस्तान के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं उनको आप संसद में बुला रहे हैं। आपके पास वो किसान आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे अपना फोटो डालते हैं। आज मैंने अपना जो प्रोग्राम किया है लोकतंत्र करने, तो उसमें मैंने दिखाया कि आपने उन किसानों को मिलने के लिए बुलाया जो सोशल मीडिया पे अपना फोटो डालते हैं कि दुबई में छुट्टी बना रहे बुर्ज खलीफा के सामने। आप उन किसानों से मिल रहे हैं, और कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां पे 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि आपने तो गारंटी दी है, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, टिकट फ्री देंगे। अब भैया आपने देखा कि जो डी शिव कुमार कर्नाटक में आपके डिप्टी सीएम है, उन्होंने तो खोल के कह दिया कि रेवड़ी ले लो या विकास ले लो, हमारे पास विकास के पैसे ही नहीं है, हमने रेवड़ी दे दी आपको। अब उनके पास इतने पैसे नहीं कि किसानों को भला कर सके, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो उनके पास 1200 किसान, केवल 15 महीने में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ओंकार जी, 100 किसान हर महीने आत्महत्या कर रहे हैं, और आपके पास उनसे मिलने का टाइम नहीं, आप उन किसानों से मिल रहे हैं जो दुबई में छुट्टी मना रहे हैं। तो देखिए इन सब बातों का विरोधाभास है, इनका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन अगर आपको सीटें मिल रही हैं, अगर आपको वोट मिल रहे हैं, तो यू डोंट केयर। लेकिन साहब एक बात ये बताइए, आपने चलो किसानों की बात याद दिलाई तो मैं किसानों पर ही आता हूँ। जिस तरीके से ये पंजाब के तथाकथित किसान नेताओं से मिले हैं, पार्लियामेंट में बुलाकर के मिले हैं, और उसके बाद जिस तरह से चन्नी ने बजट पर भाषण देते हुए किसान आंदोलनों का जिक्र किया, उसमें मारे गए किसानों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस तरह का सीन क्रिएट हुआ बिट्टू और उनके बीच में, जो अब वायरल है सोशल मीडिया पर, कि चन्नी ने किस तरीके से बिट्टू को छेड़ा। इससे पहले प्रधानमंत्री के बारे में उनकी बहुत ही तल्ख टिप्पणियां, और बल्कि गलत टिप्पणियां। तो ये सारी चीजें भी हमें क्या इंगित करती हैं? पार्लियामेंट में जिस तरह का रुख है, खास तौर से कांग्रेस का और विपक्षी दलों का, टीएमसी के भी कल्याण बनर्जी से लेकर के तमाम, और अभिषेक बनर्जी तक, इन लोगों की जिस तरह की भाषा है, और बार बार सभापति को भी निशाने पर लेना, स्पीकर को भी निशाने पर लेना, स्पीकर की बेटी जो आईएएस चुनी गई उनको लेकर के अभद्र टिप्पणियां करना, एक पूरा मुहिम सोशल मीडिया पर चला देना, ये चीजें क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आपको सही लग रही हैं साहब? बहुत खतरनाक है साहब। मैं तो पार्लियामेंट का कल सीन देख रहा था, और अगर इनकी मोहब्बत की दुकान इसी अंदाज में चलती रही संसद के अंदर, तो साहब हम संसद में मारपीट देखेंगे। कल आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें जो चिन्नी है वो अपना भाषण देते थे। देखिए पहली बात तो आप पंजाब की स्थिति समझ लें। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा से ज्यादा खालिस्तानियों का समर्थन कर पाएगा। कितनी शर्मनाक बात है साहब। इन खालिस्तानियों, चरणजीत सिंह चन्नी आपके मुख्यमंत्री आके संसद में कहते हैं अमृतपाल सिंह को छोड़ दो, अमृतपाल सिंह को बुलाओ, वो जननेता है। वो अमृतपाल सिंह जो खुलेआम खालिस्तान मांग रहा है। आपने खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी प्रधानमंत्री, अपनी दादी को गंवाया है, इंदिरा गांधी को गंवाया है, और आप कह रहे हैं कि साहब खालिस्तानियों को संसद में बुलाओ। कितनी शर्मनाक बात है।
उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जब बयान देते हैं तो उसमें वो रमनीत सिंह बिट्टू को घसीट लेते हैं। रमनीत सिंह बिट्टू बीएन सिंह के पोते हैं। बीएन सिंह वही थे जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे और जिनको आतंकवादियों ने, पंजाबी खालिस्तानी आतंकवादियों ने मार दिया था। अब वो बीएन सिंह बिट्टू एकदम पलट के जवाब देते हैं उनको, उनको भ्रष्ट बताते हैं और तमाम चीजें कहते हैं। और चूंकि चन्नी के जवाब में एक गोरी चमड़ी का भी जिक्र था उनके बयान में, तो उनका गोरी चमड़ी का, यार तुम किसको बात कह रहे हो, सोनिया गांधी क्या है, सोनिया गांधी क्या है। अब जो इस यहां तक तो था, उसके बाद जो नजर आया ओंकार जी वो बहुत खतरनाक था, जब राहुल गांधी ओपनली बिट्टू को वेल में आने की चुनौती देखे गए। बाकी लोग तो दे रहे थे, जब राहुल गांधी बाकायदा इशारे करके आइए वेल में आइए, देखिए वेल में सांसदों को नहीं आना चाहिए, पर वो बाकायदा चुनौती दे रहे हैं, वेल में आओ तो बताएं, वेल में आओ तो बताओ। आओ, बिट्टू भी भड़क गए, वो वेल में जाने लगे। ये तो कहिए उनको भाजपा सांसदों ने पकड़ लिया, वरना तो हम लोग को पता नहीं क्या नजर आता इस बार संसद में। या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने 2 बार मारपीट देखी और चांस की बात है मैं दोनों बार विधानसभा में मौजूद था, पत्रकार गैलरी में, और दोनों बार मैंने देखा। अब ये सीन संसद में रिपीट होने जा रहा था। तो आप साहब मतलब सोचें इसको ओंकार जी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। नेता विपक्ष भारत सरकार के मंत्री को चुनौती दे रहा है, इशारे करके वेल में बुला रहा है, आओ वेल में तुमसे निपट लेंगे। आप सोच के देखें ओंकार जी। और केवल साहब ये कल का दृश्य नहीं था राहुल गांधी का। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए जब वो अपना भाषण दे रहे थे, तो यही राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी ये किस तरीके से जबरन अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वेल में आकर के हंगामा करने के लिए कह रहे थे, जिस पर स्पीकर ने भी इनको झाड़ पिलाई थी, इनको फटकारा था कि आप जिम्मेदारी का व्यवहार करिए। संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष ने जो है वो वेल में आकर के या बुला करके खुलेआम इस तरह हंगामा कराया हो। और नहीं राज्यसभा साहब, में तो मैं नेता प्रतिपक्ष थोड़ा सा स्पीकर साहब से बड़ी इज्जत के साथ में थोड़ा डिफर कर रहा हूं। जो राहुल गांधी का वीडियो चल रहा था जिसमें वो अपने लोगों को वेल में जाने के लिए उकसा रहे थे, उसी के साथ एक सोनिया गांधी का भी वीडियो चल रहा था जिसमें वो लोगों को वेल में जाने का आदेश दे रही थी। ये इतिहास में पहले भी हुआ है, बस अंतर ये है कि इस बार राहुल कर रहे हैं, पिछली बार ये काम सोनिया कर रही है। हाँ, एक पुराना वीडियो उनका भी है। और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे तो वेल में आ गए थे साहब, नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी। इस पर भी सभापति धनखड़ साहब ने गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन इसमें यह सवाल जुड़ा हुआ है कि ये इस स्तर पर क्यों उतर रहे हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तीसरी बार लोगों ने रिजेक्ट किया है इनको, इसलिए हिल गए हैं, या और कोई कारण है इसके पीछे, इसकी इनकी मनोदशा क्या है इस सब? देखिए साहब, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, इनको तीसरी बार से रिजेक्ट नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास की ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। उनकी सबसे बड़ी हार 2014 में थी जब वो 50 नहीं पहुंच पाए। उनकी दूसरी बड़ी हार 2019 में थी जब वो 52, 53, 54 की 30 सीट ले आए। और उनकी पूरी 125 साल की पार्टी की सबसे बड़ी हार, तीसरी सबसे बड़ी हार 2024 में हुई कि वो 99 सीट पे अटक गए। लगातार 3 बार से वो 100 का आंकड़ा नहीं छूटा। उनके उनके इलेक्टोरल, उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार में से, 3 बड़ी हारों में से एक है ये। मात्र ऐसे मत कहिए कि बस 3 बार हार गए, बड़ी हार। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जो लगातार कह रहे मोदी कांप रहा था, लिख कर ले लो, मोदी गया, मोदी नहीं आएगा, तो साहब मोदी तो है सामने। फिर आपने कहा कि जो आपके गठबंधन के लोग हैं वो चंद्रा बाबू नायडू स्पीकर पद मांगेंगे, नीतीश कुमार रेल मंत्री, किसी ने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने एकदम अनकंडीशनल सब समर्थन दे दिया। तो अब आपके पास चारा क्या बचा? चारा ये है कि साहब, नंबर 1, संसद में सरकार को बेइज्जत करो, संसद के बाहर बेइज्जत करो। बेइज्जती से एक चीज याद आया साहब, आज राहुल गांधी सुल्तानपुर में थे। किस लिए थे सुल्तानपुर में? वो वहां पे देखिए एक धारा 500 आईपीसी हुआ करती थी पहले, मानहानि की, क्रिमिनल धारा। मुझे मालूम है साहब, मैंने 100 से ज्यादा मुकदमे लड़े हैं मानहानि के, रिपोर्टेड केसेस हैं, और आपके आशीर्वाद से कोई हारा भी नहीं। बहरहाल, तो
इन्होंने बंगलौर में अमित शाह को अपराधी और हत्यारा कहा। हमारे दर्शक दो बातें बहुत ध्यान से समझ लें। पहली बात, सरकार, पुलिस, ईडी, सीबीआई एजेंसी, सीबीसीआईडी, कोई भी किसी को जेल नहीं भेजती। ऐसे में जब केजरीवाल, संजय सिंह कहते हैं मोदी जी ने हमको जेल भेज दिया, झूठ है। ये सिर्फ गिरफ्तार कर सकती, जेल कोर्ट भेजती है। यस, जेल कोर्ट भेजती है। और ये बात जगदीप धनखड़ साहब ने, चूंकि लॉयर भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हें पॉइंट आउट किया। कोर्ट तय करती है कि आपको रिमांड दिया जाए, आपको बेल दिया जाए, आपको बेगुनाह बता के छोड़ दिया जाए, कि आपको जेल भेज दिया जाए। जेल भेजने का अधिकार एक लोकतंत्र में सरकार के पास है ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, किसी को भी दोषी, अपराधी या बेगुनाह सिद्ध करना सिर्फ कोर्ट का काम है, सरकार नहीं कर सकती। ऐसे में जब राहुल गांधी गृह मंत्री को हत्यारा कहते हैं तो कैसे चलेगा भाई? देखिए, डिफेमेशन का जो कानून है बड़ा क्लियर है। आपने जो कुछ कहा है उसको साबित करो कि सच था। और सच भी, हर सच भी नहीं बोला। देखिए, सच भी कहते हैं कि आप जैसे आपके किसी घर में किसी पति पत्नी के बीच में कुछ हो रहा है, आप उसको नहीं बोल सकते। सच होना चाहिए और जनहित में होना चाहिए। तो जब आप उनको हत्यारा कह रहे हो, हत्यारा का सर्टिफिकेट, अपराधी का सर्टिफिकेट एक लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ अदालत दे सकती है। और अदालत ने अगर अमित शाह को कुछ दिया है तो क्लीन चिट दी है, हर मामले में क्लीन चिट दी है। अब ऐसे में जब आप उन्हें अपराधी और हत्यारा कह रहे हैं तो आप कैसे साबित करेंगे? एक बार आपने राफेल में चौकीदार चोर है के मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली। गांधी की हत्या के मामले में आपने कोर्ट में जाके कह दिया कि साहब हमने बयान ही नहीं दिया, पलट गए। अब ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि साहब या तो आप फिर से पलटिए या माफी मांगिए। उन्होंने आज जाके बयान दिला सब मेरे खिलाफ साजिश है वगैरह वगैरह। दिक्कत क्या है कि यही डिफेमेशन के मामले ओंकार जी पहले 25-25, 30-30 साल चला करते थे। राहुल गांधी के बारे में की दिक्कत क्या आ रही है कि भाई वो एमपी एमएलए कोर्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एमपी एमएलए कोर्ट से कहा है कि सारे मुकदमे 1 साल में निपटाओ। साहब अगर 1 साल में निपटा तो ये दिक्कत आएगी, सम्मान आ रहा है, कोई इशू हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य है कि अभी तक नेशनल हेराल्ड वाला मुकदमा एमपीएलए कोर्ट में क्यों नहीं गया। अगर वो एमपीएमएलए कोर्ट में जाए तो इतने साल से चलने का कोई मतलब नहीं है, वो भी 1 साल में तय करो तत्काल। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि राहुल गांधी को जो ये आदत हो गई है मुंह खोल के किसी पे कोई भी इल्जाम लगा देना, कोई भी बयान दे देना, उनको समझना पड़ेगा कि अच्छा, उनको लगता है कि साहब जब सरकार हम पे मुकदमा चलाएगा तो मुझे सहानुभूति मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन ये भी आप समझ लें कि भारत में कानून की चक्की चलती धीरे पर पीसती महीन है। एक बार जब आप कानून के घेरे में आ जाते हैं तो फिर वो लालू यादव हो या आजम खान हो, जिंदगी बर्बाद हो जाती है साहब। ओंकार जी, और अरविंद केजरीवाल भी साहब, अरविंद केजरीवाल पर कुल केजरीवाल मिलाकर के केजरीवाल तीस पे तो अभी बत्तीस केस, चीजें तीस साबित बत्तीस होना केस बाकी हैं। लालू यादव और आजम खान का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि कोर्ट उनको दोषी मान चुकी है साहब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 30-32 जांच हैं साहब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इतने मामले हैं कि ये अब बाहर आ पाएंगे इसकी गुंजाइश बहुत कम है। मैं साहब कोर्ट के मामले पे वो नहीं करता, कोर्ट कुछ भी कर सकती है। आज मैंने देखा कि योगी सरकार की सारी दलीलों को ध्वस्त करके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब वो कांवड़ यात्रा मार्ग पे जो नामों पर रोक लगी है वो जारी रहेगी। बल्कि योगी सरकार के वकील ने ये भी कहा कि सब आप जब उन्होंने कहा कि अभी एमपी और उत्तराखंड का को नोटिस दे रहे हैं, उनका जवाब आ जाने दें। तो साहब देना ही था तो सोमवार को ही दे देते उन दोनों को नोटिस, क्या बात है। तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा, जो शायद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं, तो उन्होंने कहा साहब अगर आपको तय ही करना है ये मामला, उनको भी नोटिस देनी है तो 1-2 दिन की डेट दे दीजिए, वरना पूरा सावन गुजर जाएगा तो फिर इस मुकदमे का क्या मतलब होगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरे साहब कितने सावन आए हो, कितने सावन चले गए, एक सावन और गुजर जाएगा। और आश्चर्य की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट को उनकी बात अपील भी कर गई। अभी मैं कल देख रहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, साहब हल्द्वानी में 50,000 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रेलवे ट्रैक्स पे कब्जा कर लिया, रेलवे की जमीन पे कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनको अगर आपको हटाना है तो इनको घर बना के दीजिए, इनको उनका पुनर्वास कीजिए, इनको बसाइए। तो यानी अब ये तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा, देखिए हायर कोर्ट से कहा जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम को लिए दे आर अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दे आर अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है वो जो भी आदेश देते हैं उनकी नजीर होती है। आप आगे 100 के लिए साल बाद नजीर बन जाए। आगे के लिए नजीर होती है। आप 100 साल बाद कह सकते हैं
कि साहब देखिए कोर्ट ने ऐसा कहा है, इसको आगे भी माना जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर सरकारी जमीन का कोई कब्जा कर ले तो उसे हटाने की जगह उसको पक्का घर बना के दो। आप सोच के देखें साहब, ये कितनी खतरनाक बात हो जाएगी। ये एक क्या नजीर एस्टैब्लिश हो रही है, यानी आपके पास अगर घर नहीं है तो जाके सरकारी जमीन पे कब्जा कर लो, अकेले होगे तो पुलिस मार के भगा देगी, तो कम से कम 10-15-20 हजार लोग मिलके जाओ, कब्जा कर लो, और हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट कहेगी। तो साहब कोर्ट कुछ भी कर सकती है। और इसमें 1 मिनट आपका साहब और लेंगे मैं, देखें हमेशा ये होता है कि आज से नहीं, शुरुआत से केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, एडीएम जबलपुर केस, इन सारे मुकदमों से क्या निकल के आया कि साहब संसद बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट, यही एक कश्मकश चलती रही। और इसमें देखा गया कि जब कोई पॉपुलर लीडर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बैकसीट ले लिया, और जब एक कमजोर लीडर आया तो आपको जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया है, कोर्ट हावी हो गई। इंदिरा गांधी तो अपने जमाने में जजेस के ट्रांसफर चीफ जस्टिस से ट्रांसफर कर दिया करती थी, उनसे तो भाई उनसे उनसे तो आप उन्हें याद है कोर्ट पे किस कदर हावी हुआ करती थी। जब वो इमरजेंसी लगा देती हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच कहती है कि साहब इमरजेंसी जायज है। एक जज जो कहता नहीं जायज है, 4 खन्ना, उसको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाता, उसको रिजाइन करना पड़ता है, उसको सुपरसीड कर दिया। कितनी बार इंदिरा गांधी ने लोगों को, आज की तारीख में तो एक भी आदमी सुपरसीड नहीं हो सकता, उस जमाने में इंदिरा गांधी जूनियर जज को ऊपर ले आती थी। पता चला बीच के जजेस, 3-3 जज एक एक बार में रिटायर करके मतलब रिजाइन करती कि जूनियर के अंडर में कैसे काम करें। राजीव गांधी की हत्या के बाद, उसके बाद चूंकि 11 महीने के लिए वीपी सिंह आए, 4 महीने के लिए चंद्रशेखर आए, फिर एक कमजोर सरकार आई नरसिम्हा राव की, फिर देवगौड़ा की, फिर आईके गुजराल की, फिर अटल बिहारी की सरकार आके गिर गई, फिर अटल बिहारी की एक अल्पमत की सरकार बनी, कोलिशन की सरकार बनी। तो इन सारी सरकारों में आपको याद है 90 के दशक को जुडिशियल एक्टिविज्म का दशक कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हावी होती चली गई। लेकिन इसमें आश्चर्य कहाँ आता, आश्चर्य ये आता है कि मनमोहन सिंह की सरकार बनती है 146 एमपी लेके, और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 6 लाख टन अनाज पड़ा सड़ रहा है, इसको गरीबों में बांट दो, तो मनमोहन सिंह कहते हैं कि साहब हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास वो सुविधा नहीं कि हम बांट सके। हालांकि आज आप देख रहे हैं कैसे आराम से बट रहा है। उसमें मनमोहन सिंह ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे, सरकार हम चला रहे हैं आप नहीं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये जवाब देती है कि हाँ ठीक है, ठीक है, उन्होंने मान भी लिया। एक जो बात देखने में आई कि मनमोहन सिंह ने 146 एमपी लेकर जिस तरह अपनी सरकार का इकबाल बनवा दिया, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी बड़ा बड़ा बहुमत लेकर भी वो काम नहीं कर पाया उनका। वापस लौटते हैं साहब अखिलेश यादव पर। ये अखिलेश यादव की जो इधर आक्रामक राजनीति हम देख रहे हैं, ये जो छेड़छाड़, ये जो टिप्पणियां, ये जो मजे लेना के साहब, ये तो मोहरे हैं केशव मौर्य सेंट्रल लीडरशिप के, और ये तो मतलब उनके पासवर्ड हैं, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। हालांकि केशव मौर्य ने भी इसका जवाब दिया है, लेकिन ये सब क्या दर्शाता है? कभी आप कहते हैं कि मानसून ऑफर है, 100 एमएलए ले आइए, सरकार बना लीजिए। क्या है ये सब? सर ये दूसरी राजनीतिक बार समझ, कहा है, राजनीतिक समझ की कमी है, क्या है ये? ये दूसरी बार कहा है इन्होंने, 2022 में भी कहा था 100 एमएलए ले आइए मुख्यमंत्री बन जाइए। इन्होंने पहले भी कहा था। देखिए बात को समझे, अखिलेश यादव को भाजपा से नहीं प्रॉब्लम है, योगी से प्रॉब्लम है। तो सोचते हैं भाजपा से निपट लेंगे योगी से, जैसे राहुल गांधी को भाजपा से नहीं प्रॉब्लम, मोदी से प्रॉब्लम है। आपको तमाम कांग्रेसी कहते हुए मिल गए कि साहब गडकरी को बना दिए प्रधानमंत्री, विल बी ओके विद दैट। तो प्रॉब्लम भाजपा से नहीं है, योगी और मोदी से है। इनको लगता है ये दोनों रास्ते से हट जाए तो भाजपा से तो हम निपट लेंगे। तो वो जो पूरी उम्मीद लगा के बैठे कि केशव मौर्य किसी तरह विद्रोह कर दे, रिवोल्ट कर दे, कुछ कर दे, केशव मौर्य रिवोल्ट करने की पोजीशन में नहीं है। अखिलेश यादव का गणित कमजोर है। केशव मौर्य अपनी सीट हार गए, केशव मौर्य अपना जिला हार गए, तीनों विधानसभा हार गए, लोकसभा हार गए। केशव मौर्य के साथ उनका जातिगत वोट नहीं खड़ा है। उनका जो मौर्य कुशवाहा वोट है, बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य हम बट के रह गया है। केशव मौर्य अपने जात के नेता नहीं रह गए। केशव मौर्य इस पोजिशन में नहीं है कि रिवोल्ट कर दे। क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन अब वो उनकी आदत है, वो केशव को छेड़ते रहते हैं, केशव उनको जवाब देते रहते हैं। मैंने कई बार टीवी पे कहा है कि अखिलेश यादव 5 साल बहुमत के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अपने आप को सिर्फ योगी से लड़ाना चाहिए, केशव से नहीं। लेकिन वो बार बार केशव को छेड़ते हैं, और इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है। मॉनसून ऑफर है, वाईफाई है, ऐसा है। आप खुद सोचे कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? उल्टे ये होता है
कि मीडिया में जो एक बयान एक संदेह हो रहा होता है कि भाई केशव मौर्य नाराज है भाजपा से। केशव मौर्य जब पलट के अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब देते हैं तो लगता है भाजपा एक हो गई, भाजपा साथ है, कहीं कोई डिफरेंस है। ये अखिलेश यादव की जो रणनीति है मेरी बहुत समझ के बाहर है उनका। और योगी आदित्यनाथ का दिल्ली पहुंचना, पीछे पीछे से ये खबरें भी आना कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं। मीडिया में तो एक और खबर चल रही है कि आरएसएस के साथ तीनों की कोई बैठक है। आरएसएस तो कभी भी, जितना हम और आप जानते हैं, राजनीतिक मामलों में सीधी दखलंदाजी तो कभी भी नहीं करता। देखिए, इस बारे में बहुत बात हो चुकी है। इसको इस तरह समझिए कि 15 या 16 तारीख को केशव मौर्य ने गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा था और ये पहली बार ऐसा हुआ कि अमित शाह ने उनको मिलने का टाइम नहीं दिया, फर्स्ट टाइम। वरना वो बहुत मानते हैं केशव मौर्य को। और उन्होंने कह दिया कि साहब आप जेपी नड्डा से मिलें। जेपी नड्डा ने उनको कहा कि यार क्या तमाशा मचा रखा है, हमारा बहुमत जितनी सीटों से रुका है वो उत्तर प्रदेश से रुका है। मैं अक्सर कहता हूँ कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, मगर तमाशा मत करो भाई, वहां 10 विधानसभा होनी है। अच्छा, दिल्ली की सरकार को भी मालूम है कि अगर वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में हार गए तो वो 2029 तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी साहब। तो उन्हें मालूम है कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ऐसे में उन्होंने पहली बार योगी को एकदम टोटल फ्री हैंड दिया। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2 साल से लगातार डीएस मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन दे रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की पसंद थी और जो उनको योगी पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, डीएस मिश्रा को हटाओ, आप मनोज कुमार सिंह को चाहते थे, मनोज कुमार सिंह दे दिया। आपका मनपसंद डीजीपी लगा हुआ है, आपका मनपसंद चीफ सेक्रेटरी लगा हुआ है, आपको एकदम फ्री हैंड दिया जा रहा है। तो ऐसे में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को मैं बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं लेता। कारण ये है, ब्रजेश पाठक पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा में थे, अब भाजपा में आ गए। ब्रजेश पाठक कोई ब्राह्मणों के नेता नहीं है। इससे बात फिर इतनी थी कि दिनेश शर्मा, जिनको ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बना के डिप्टी सीएम फर्स्ट टर्म में बनाया गया, तो वो डिलीवर नहीं कर पाए। आपने दिनेश शर्मा का नाम भी नहीं सुना होगा पहले 5 साल में। तो ऐसे में उनको हटाया गया और चूंकि आपके पास कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं था, जो भी आपने सोचा हो, वो ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो बस एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में वहां बैठे। ब्रजेश पाठक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप कहते हैं ब्रजेश पाठक बैठक में नहीं जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं योगी का भी प्रॉब्लम। देखिए अकमल जी, लक, आपको बताऊं, नहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ले आते अगर ब्राह्मण चेहरा ही बनाना था डिप्टी हाँ, चीफ मिनिस्टर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ले आते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और भी चेहरे हैं, ऐसी बात नहीं। बहरहाल, योगी को भी आप देखें, योगी जब मंडलवार समीक्षा करते हैं, मंडल यानी एक डिवीजन, एक मंडल में 2 से 3 से 4 जिले होते हैं, तो साहब आप जब मंडलवार समीक्षा करते हैं और उनमें ऐसे जिले भी होते हैं जिनका प्रभारी केशव मौर्य है या जिनके प्रभारी ब्रजेश पाठक है, योगी उन लोग को नहीं बुलाते। तो जाहिर सी बात है, जब आप ओपन मीटिंग करते हैं तो उन लोग नहीं आते। तो योगी को भी अपने अंदर थोड़ा सा एक बदलाव लाने की जरूरत है। और भाई वो आ भी, देखिए वो लगातार विधायकों से मिल रहे हैं, अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी भी अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। अलबत्ता योगी का एक जो मास्टर स्ट्रोक मुझे नजर आता है वो पल्लवी पटेल से मुलाकात है। पल्लवी पटेल से मुलाकात होते ही देखिए आप ओम प्रकाश राजभर खुल के उनकी तारीफ करने लगते हैं, संजय निषाद उनकी तारीफ करने लगते हैं। और तो और जो इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत की थी अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखकर, अनुप्रिया पटेल भी एकदम खौफ में आ जाती हैं क्योंकि अनुप्रिया पटेल इस बार कुर्मी वोटों की वो ठेकेदार नहीं बन पाई जितनी वो पहले थी। 2 सीटों पे वो एक ही चुनाव सीट आई। लड़ी। एक नहीं, इसमें सही। एक और देखिए, प्रतापगढ़ में भी जो संगम लाल गुप्ता हारे हैं वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी से आए थे, वो भाजपा टिकट जरूर लड़े थे। प्रतापगढ़ में आप जाती हैं, आप राजा भैया से मोर्चा खोल लेती हैं, राजा रानी कह के, और उसके बाद वहां पे संगम लाल गुप्ता भी हार जाते हैं। खुद अनुप्रिया पटेल बड़े कम मार्जिन से जीती हैं, जो इनका मार्जिन लंबा हुआ करता था। तो अनुप्रिया पटेल को समझा, अरे साहब पल्लवी पटेल वहां पहुंच गई। तो अनुप्रिया पटेल को भी एक घबराहट होती है। तो ये जमाने बाद एक योगी का एक ऐसा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जिसके चलते यूपी में एक सनसनी सी फैली हुई, साहब ये क्या हो गया। और पल्लवी पटेल जैसा कि आप जानते हैं शार्प भी हैं, आर्टिकुलेट भी हैं, और सब इस समय वो, अच्छा देखिए फिर अखिलेश यादव का बयान क्या आता है। अखिलेश यादव का ये बयान आता है कि पल्लवी पटेल ने क्रॉस वोटिंग की थी पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पिछड़ी हैं, इसलिए कि अब आप, कमाल है साहब, यानी आप पल्लवी पटेल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो पीडीए में आती हैं, पिछड़ी हैं। पूजा पाल के खिलाफ भी नहीं कर सकते, फिर आप, वो भी पीडी हैं। तो ले देखिए आप मनोज पांडे के खिलाफ जाइए, कार्रवाई कीजिए। तो अजीब सी बात है। और पल्लवी पटेल से वो भी घबरा गए, सीएम से मुलाकात से तो उन्होंने बाकायदा मैसेज दिया अखिलेश यादव ने कि हम पल्लवी पटेल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो डर गए। उन्होंने कहा पल्लवी पटेल भी अगर योगी की पालन चलेगी तो दिक्कत आ जाएगी।
बड़ी मुखर हैं, वो लगातार बोलती हैं, वो तो अखिलेश यादव को चैलेंज करती रही हैं। और ये समाजवादी पटेल और पार्टी योगी सपा के टिकट पर ही लड़ी थी ना ये। बिल्कुल सपा के टिकट पे लड़ी थी, तभी तो क्रॉस वोटिंग माना जा रहा है ओंकार जी। सपा के टिकट पे लड़ते हुए उन्होंने सपा के कैंडिडेट आलोक रंजन को वोट नहीं दिया, और खुल के कह भी दिया कि मैंने नहीं दिया। तो ये माना जाए तो अखिलेश यादव उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को जब नजर आया कि साहब वो तो योगी के पास मिलने चली गई, तो अखिलेश यादव को समझा कि साहब इस समय कार्रवाई करना उल्टा हो जाएगा। तो उन्होंने सीधे बाकायदा बयान जारी कर दिया, मैंने पल्लवी पटेल को बख्श दिया। ओंकार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी जुड़ने के लिए और थैंक्स। इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।